पाठ क्रमांक 5। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर नंबर 5। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। कुछ लोग शासक कैसे बने, हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। अश्वमेध यज्ञ, द अश्वमेधा सैक्रिफाइस। करीब 3000 साल पहले अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। Around 3000 years ago, the Ashwamedha or horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests, who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राजसिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। The Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। The ordinary people, the vish or vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priests, were excluded from many rituals. वर्ण, वर्णास, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। There were 4 social categories, namely Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. Kshatriyas were expected to fight battles and protect people. Vaishyas were expected to be farmers, herders and traders. The Shudras were expected to serve the other 3 groups. चित्रित धूसर पात्र, painted grey ware.
इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। Plates and bowls are the most common vessels made out of painted grey ware. These are extremely fine to touch, with a nice, smooth surface. Perhaps these were used on special occasion, for important people, and to serve special food. जनपद, जनपदास। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजीखेड़ा इनमें प्रमुख है। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas, such as Purana Killa in Delhi, Hastinpura near Meerut, and Atranjikhera near Etah. The last two are in Uttar Pradesh. खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. महाजनपद, महाजनापदास, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। About 2500 years ago, some janpadas became more important than others and were known as Mahajanapdas. Most Mahajanapdas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। The land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king.
Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor, provided, possibly, by thousands of men, women and children. And resources had to be found for all of this. कौशाम्बी किले की दीवार, the fortification wall at कौशाम्बी. यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है. इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था. This is a picture of remains of a wall made of brick, found near present-day Allahabad, Uttar Pradesh. A part of it was probably built about 2500 years ago. अब राजा सेना रखने लगे थे. सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था. कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch-marked coins. कर, taxes. महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी. इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी. आता महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे. As the rulers of the Mahajanabdas were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. And they needed officials to collect these. So, instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular taxes. करों के प्रकार, types of taxes. फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखिट को तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी. Taxes on crops, taxes on craftspersons, herders paid taxes as animals and animal produce, taxes on goods through trade. Hunters and gatherers had to provide forest produce to the Raja. कृषि में परिवर्तन, changes in agriculture. इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए. पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे. अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था. इससे फसलों की उपज बढ़ गई. There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshares. This meant that heavy, clayey soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया. अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी. Second, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seed on the ground, from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production, as many more plants survived. सूक्ष्म निरीक्षण, a closer look. क, मगध, ए, मगध. लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया. गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी. ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी. Magad became the most important Mahajanpada in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. This was important for transport, water supplies, making the land fertile. मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था.
इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। Parts of Magad were forested. Elephants, which lived in the forest, could be captured and trained for the army. यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। Forests also provided wood for building houses, carts and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। Magad had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatasattu, who used all possible means to conquer other janpadas. Mahapadma Nanda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। Rajagriha, present-day Rajgir, in Bihar was the capital of Magad for several years. Later the capital was shifted to Patliputra, present-day Patna. 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared, as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. सूक्ष्म निरीक्षण, a closer look. ख वज्जी, बी वज्जी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार, थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government, known as Gana or Sangha. गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। In a Gana or a Sangha there were not one, but many rulers, and each one was known as a Raja. These Rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how, through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। Women, dasas and kamakaras could not participate in these assemblies. वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं,
इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। This is an account of the Vajjis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. Ajasattu, Ajatshatru और वज्य संघ, अजातशत्रु and the Vajjis. अजातशत्रु वज्य संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोरजबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। भिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अजातशत्रु wanted to attack the Vajjis. He sent his minister named Vaskra to the Buddha to get his advice on the matter. The Buddha asked whether the Vajjis met frequently, in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as they held full and frequent public assemblies. They met and acted together. They followed established rules. They respected, supported and listened to elders. Vajji women were not held by force or captured. Chaityas, local shrines, were maintained in both towns and villages. Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers. कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, some important dates. नए शासक, लगभग 3000 साल पहले, new kinds of rajas, about 3000 years ago. महाजनपद, लगभग 2500 साल पहले, महाजनापदास, about 2500 years ago. सिकंदर का आक्रमण, दीघनिकाय का लेखन, लगभग 2300 साल पहले, Alexander's invasion, composition of the Digha Nikaya, about 2300 years ago. गण या संघ राज्यों का अंत, लगभग 1500 साल पहले, end of the Ganas और Sanghas, about 1500 years ago. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।